वेलकम बैक माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग और नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा से संबंधित बातें। तो शुरुआत करते हैं कार्बन डेटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बन आयु अंकन। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। पहले कुछ बेसिक बात है जो आपको समझनी चाहिए, और वह बेसिक बात क्या है कि हम जानते हैं कि जो कार्बन परमाणु है उसका 3 समस्थानिक पाया जाता है। ये कार्बन जो है इसके 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या होता है कि सभी का परमाणु संख्या समान और परमाणु जो भार है, द्रव्यमान, वह अलग अलग होता है। तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। इस तीनों समस्थानिक में से ये जो है कार्बन 14, यह एक रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियो सक्रिय है, समस्थानिक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसका क्षय भी होगा। रेडियो एक्टिव क्षय हम जानते हैं, तो इसका रेडियो एक्टिव अगर क्षय का बात करें तो ये कार्बन 614 जो क्षय होना प्रारंभ करता है, तो यह इसका बीटा माइनस क्षय होता है, यानी क्या, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस में बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यानी -1। और क्या हो जाएगा, और एक जो है परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी नाइट्रोजन 714 इसमें कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, बीटा 6। तो क्या हो गया कि हम क्या बात किए कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 612 C12 C13 और C14। इसमें से ये C14 जो है यह एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है तो इसका क्षय भी होता है, और इस समीकरण के अनुसार ये क्षय होता है। अब इस क्षय का जो है यह देखा गया कि इसका जो अर्ध आयु होता है वह 5568 वर्ष होता है। 5568 वर्ष इस क्षय का अर्ध आयु होता है। एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि अंतरिक्ष में बहुत सी कॉस्मिक किरणें होती है, अंतरिक्ष से आती है कॉस्मिक किरणें, और वह पृथ्वी के ऊपर में जो वायुमंडल होता है उस पे उसके परमाणुओं से टकराकर वह बहुत सारे रेडियो एक्टिव परमाणु का निर्माण करते रहता है। और उस रेडियो एक्टिव परमाणु में से यह एक यानी कार्बन 14 भी समस्थानिक है, जो अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों द्वारा बनाया जाता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है कार्बन 14, ये नाइट्रोजन परमाणु पर ऊंची ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के टक्कर से बनता है। यानी C14 का निर्माण कैसे होता है, तो ये नाइट्रोजन जो परमाणु है रेडियो एक्टिव वाला, उस पे जो है न्यूट्रॉन टकराते हैं, तो यह किसका निर्माण कर देता है, यह कार्बन 14 का निर्माण कर देता है। और आगे चलकर ये कार्बन का जो ये रूप है, ये कार्बन 14 वाला है, यह क्या करता है, यह कार्बन समस्थानिक वह वायुमंडल में CO2 में ऑक्सीकृत होते जाता है। यह किस में ऑक्सीकृत होते जाएगा, CO2 में, यानी ये कार्बन जो ऑक्सीकृत होके CO2 बन जाता है। और जो वायुमंडल में पहले से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त है, अब कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त है, सिंपल वाला, यानी ये जो कार्बन CO2 बना रहा है इसका तो द्रव्यमान 14 वाला होगा, लेकिन पहले से ही वायुमंडल में CO2 जो प्राप्त है उसमें कार्बन 12 वाला है। तो क्या हुआ कि जो ये नया जो C14 था यह CO2 में कन्वर्ट हो रहा था, तो वायुमंडल में इस कार्बन 12 के साथ साथ ये कार्बन 14 वाला CO2 भी प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वायुमंडल में जो गैस में जो साधारण कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है कार्बन और रेडियो एक्टिव कार्बन, इसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड अनुपात होता है। और वह अनुपात अगर हम बता दें तो साधारण और रेडियो एक्टिव, ये साधारण वाला और ये रेडियो एक्टिव यानी ये C12 वाला और C14 वाला, इसका जो अनुपात पाया गया है वह 10 के पावर 12 रेशियो 1 पाया जाता है। अच्छे से समझिएगा कार्बन डेटिंग को। ठीक है, कार्बन 12 वाला यानी साधारण कार्बन और 14 का जो अनुपात पाया गया 10 के पावर 12 रेशियो 1, यानी अगर कार्बन 12 जो है 10 के पावर 12 में होगा तो कार्बन 14 1 को होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह सदैव पौधों के द्वारा क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, और पेड़ और जो है हम लोग पौधे प्राणी ये सब में भी
वह भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि चाहे वह पेड़ पौधा हो और चाहे वह कोई भी प्राणी हो, उसमें भी ये कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14 का अनुपात क्या होना चाहिए, प्रत्येक पेड़ पौधा या आदमी में ये रेशियो होना चाहिए, ये अनुपात होना चाहिए। अब यह अनुपात तब तक बना रहता है जब तक वह जिंदा रहता है, लेकिन जैसे ही यह मर जाएगा तो ये मात्रा, ये कार्बन 14, ये साधारण जो कार्बन की मात्रा, ये तो स्थिर रहा, लेकिन मरने के बाद यह जो रेडियो एक्टिव वाला है C14, इसका विघटन होने लगता है। और जब विघटन होगा तो इसका अनुपात क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका अनुपात चेंज हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसके आधार पर हम उसका आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि कार्बन, अब आ जाते हैं ये कार्बन डेटिंग का, ये पूरा कहानी चलते रहता है। ठीक है, एक बार फिर से अगर हम शॉर्ट में अगर रिवीजन करा दें तो क्या हुआ कि कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते थे, इसमें कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसका 6 भी होगा, तो ये इस समीकरण के अनुसार 6 होता है। 6 होने के बाद ये हम देखें कि वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों के द्वारा पृथ्वी पर जो आती है वह ऊर्जा से नाइट्रोजन से टकराकर न्यूट्रॉन व कार्बन 14 का निर्माण करता है। यह कार्बन 14 वायुमंडल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर CO2 बनाएगा, और CO2 14 वाला बना तो जो पहले से ही साधारण था उसका कुछ न कुछ अनुपात बन गया, और वह अनुपात कितना पाया गया, 10⁻12:1। और यही जो कार्बन है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित हुआ और भोजन के माध्यम से हम लोग में भी यानी प्राणियों में भी गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण कार्बन और कार्बन 14 का अनुपात हम लोग में भी यही होता है, लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये अनुपात बना रहता है। मरने के साथ ही ये कार्बन 14 का अनुपात चेंज होने लगता है, और इसी के आधार पर हम उस वस्तु का आयु पता करते हैं। तो क्या हुआ कार्बन डेटिंग, जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे या और भी चट्टान, कोई भी पुरानी लकड़ी, कोई भी प्राणी इत्यादि की आयु ज्ञात करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक, ये साधारण कार्बन वाला और ये 14 वाला का अनुपात ज्ञात करते हैं, और इससे हम आयु का निर्धारण करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा ये कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग एक ऐसा विधि है जिसमें हम ये कार्बन 12 और 14 के अनुपात ज्ञात करके हम उसकी आयु बहुत ही शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। और आइंस्टीन साहब ने अपना जो एक विशिष्ट सिद्धांत दिया था जिसे हम अपेक्षिता या सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, उसी में उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन साहब कहे थे कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और उसी में उन्होंने संबंध दिया था E बराबर mc²। और आइंस्टीन साहब को इसके लिए खूब जाना जाता है, E बराबर mc² के लिए, जहां E क्या है, द्रव्यमान m के लिए समतुल्य ऊर्जा, और C हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग, और इसका मान लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वैसे 2.9979 × 10⁻3, लेकिन लगभग में हम क्या कह सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो E बराबर mc², ये सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन साहब का था, और इन्हीं में ये बताए थे कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो ये छोटा सा बात है, हालांकि इसके डेरिवेशन में बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना ही जानो। ठीक है, तो इसी पे आधारित 2 क्वेश्चन हम लिए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को प्रकलित कीजिए, यानी फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए 1 ग्राम द्रव्यमान का क्या ऊर्जा होगा। तो बस यही सा हम लगाएंगे फॉर्मूला, E बराबर mc², E बराबर mc²। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि ये m जो मान हम रख रहे हैं वह किस में होना चाहिए, SI मात्रक में। C का मान हम SI मात्रक में ले रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड, वेग, चाल। तो E भी हमें किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को हम किलोग्राम में क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ के किलोग्राम। ये कैसे, 1 kg बराबर आप जानते हैं 1000 ग्राम होता है,
तो 1 ग्राम तो 1000 इधर आ जाएगा, तो 1/1000 kg बराबर क्या हो जाएगा 1 ग्राम। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3। तो वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लिख दो साधारण सा, ई बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान क्या होगा 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 10 के पावर -3 kg, गुना ये सी का मान क्या हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, मात्रक में है तो ये जब ये किलोग्राम एम और सी अगर मीटर प्रति सेकंड में हो तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 के पावर -3, 3 का स्क्वायर 9 और 8 8 दूना 16। तो क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 3 और 10 के पावर 16 तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 16 में से 3 गया तो 13, इतना 9 गुने 10 के पावर 13 जूल ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ में कितना ऊर्जा होता है 9 गुना 10 के पावर 3 जूल। ठीक है, इसी के आधार पर अगर हम ये पूछें एक एएमयू, एएमयू यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक में मात्र न, ये बताए ना एएमयू में अगर हम पूछें कि बताओ ऊर्जा बताओ, और इस बार दोनों में बताना है, यानी आपको जूल में भी बताना है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताना है। ठीक है, चलिए तो बस एक एमयू बराबर ये बता दीजिए कितना ग्राम या कितना केजी होता है, तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो एक एमयू बराबर आपको मैं बता चुका हूं कि कितना होता है 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg ये होता है। तो अब यहाँ से अगर एम का मान पता चल गया तो ई पता चल जाएगा, ई बराबर mc² कर लीजिए। एम का मान कितना 1.66 गुने 10 के पावर -27 और गुना में हो जाएगा c² यानी 3 गुना 10 के पावर 8 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, आप सॉल्व कर लेना, मैं वीडियो पॉज करके इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आ रहा है 1.49 गुने 10 के पावर -10 जूल। ठीक है, 1.4924 भी आ रहा था, 1.4924 गुने 10 के पावर -10 जूल। तो ये हो गया इसका जूल में ऊर्जा। अगर हम इसको किस में चेंज करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने से पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर -19 और उसी में हम गुना 1 वोल्ट कर देंगे तो वह जूल में आ जाएगा, यानी इतना जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 पावर -19 जूल होता है। इस जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1 जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुने 10 के पावर -19 से हम भाग देंगे। तो चलिए अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। तो 1.49 गुने 10 के पावर -10 जूल है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 1.6 गुने 10 के पावर -19 से भाग देंगे। ठीक है, इसको जब आप भाग दोगे तो आ जाएगा यह 0.931 गुने 10 के पावर 15 गुने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9315 गुने 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि 3 अंक हम आगे 3 पॉइंट को आगे घटाते हैं तो ये 3 इसमें से कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 931.5 गुने 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काहे हम ऐसा किए, काहे कि हम मेगा में बता रहे हैं तो मेगा का मतलब 10 पावर 6 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक एमयू जिसे आप एक यू भी कहते हैं, एक एमयू कह लो या आप सिंपल में एक यू कहा जाता है। तो हम देख लिए एक एमयू या एक यू में कितना ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना ऊर्जा पाया जाता है। जूल में अगर बात करें तो 1.49 गुने 10 के पावर -10 जूल पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर द्रव्यमान दे देगा तो आप आसानी से उसका ऊर्जा बता सकते हैं। तो रहने देते हैं आज का लेक्चर यहीं तक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्यमान क्षति का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।